जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में। और ये इसकी चौथी क्लास है जिसमें कि हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में जब भारत का उपनिवेशिक काल था, भारत में जब भारत में ब्रिटिश रूल था, उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आए उस पर हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। और एक एक करके वो सारे रेगुलेटिंग एक्ट इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था का जो शुरुआती दौर था, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय कौन कौन से अधिनियम आए जो कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और उनको भी पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में उसके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सारे रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी होंगी जिसमें कि एक एक करके हम रेगुलेटिंग एक्ट लेंगे। तो इन क्लासेस में एक के बाद में एक एक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो हम भारत में उपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश रूल जब था, उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आए जो कि कंपनी शासन अधिनियम भी कहलाए, फिर भारत में भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाने गए, तो उनको एक एक करके हम समझेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं लंबी चलने वाली, एक के बाद में एक क्लास होंगी, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तो क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सारे पॉइंट्स एक एक करके मैं आपको यहाँ पर रखूंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा, और एक के बाद में एक सारे क्लियर होने वाले हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी अन्य चैनल जो कि अभियान एकेडमी है, उस पर भी आप जरूर जाइए, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, जिसमें कि मैं लगातार एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ और लगातार चल रहे हैं वहां पर। तो वहां पर आप अपने एमसीक्यूज को आप लगाकर अपने प्री की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ थ्योरी के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि लगातार मैं थ्योरी क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था के तहत भारत में जब ब्रिटिश रूल था, उस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आए उसको हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश रूल था वो कैसे शुरू हुआ, थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री हम समझेंगे। और हिस्ट्री के बाद में फिर हम आगे आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट पर। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में जब ब्रिटिश राज था। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं अपन, भारत में ब्रिटिश राज। थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे तो हिस्ट्री के साथ में आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो भारत में अगर ब्रिटिश राज के बारे में बात की जाए, तो भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत कब होती है ये भी आपको समझना जरूरी होगा। तो भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत जो कि 1608 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में ब्रिटिश व्यापार करने आए थे, तब इसकी शुरुआत हुई। कब होती है ये, तो एक एक करके मैं सारे सिर्फ ईयर लिखूंगा यहाँ पे, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा। तो 1608 ईस्वी में ब्रिटिश भारत आते हैं और यहाँ पर एक कंपनी की स्थापना करते हैं ब्रिटिश, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ने बनवाई थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है। तो एक व्यापार करने के रूप में ये 1608 में भारत आए थे। और इसके लिए महारानी महारानी एलिजाबेथ ने, ठीक है ना, एक चार्टर अधिनियम बनाया था, जो कि उनके ही देश में बनाया गया पहला चार्टर के द्वारा इन्होंने भारत में व्यापार करने का एक बहुत ही बड़ा एक अधिकार इनको दे दिया था। और उस अधिकार के साथ में ये भारत में व्यापार करने आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि इससे पहले भारत के लिए रास्ता खोज लिया गया था, जो कि पुर्तगालियों ने खोजा था और वास्को डिगामा के द्वारा ये रास्ता खोजा था। तो जो व्यापार का माध्यम था वो काफी ज्यादा विशाल था भारत में, जिसमें कि मसालों का व्यापार होता था, तो उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट यूरोप कंट्रीज के अन्य देश कमा रहे थे। तो उससे यहाँ पर उत्सुकता, मतलब एक्साइटेड होकर व्यापार के माध्यम से भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। तो कंपनी ने जो भी अभी तक व्यापारिक कार्य तक, मतलब कंपनी जब भारत में आई थी तो भारत में वो सिर्फ व्यापार करने आई थी, मसालों का व्यापार तथा अन्य व्यापार तक वो सीमित थी। लेकिन आगे चलकर ये जो इनका जो व्यापार है वो राजनीतिक रूप भी ले लिया उसने। कब लिया, ये बात करते हैं हम 1765 की। तो यहाँ पर सिर्फ मैं जैसे बता चुका हूँ, सिर्फ ईयर लिखूंगा। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या,
पॉलिटी ना कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कंपनी अधिनियम है वो कंपनी अधिनियम की शुरुआत कैसे होती है। भारत में ब्रिटिश जो कि व्यापार करने के माध्यम से आए थे और यहाँ पर किस तरीके से राज करने लग गए, उसके बाद में यहाँ पर अन्य बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून और रूल्स यहाँ पर इम्पोज किए थे भारत में। उन्हीं रूल्स को यहाँ पर हम अब चर्चा करने वाले हैं, जो कि कंपनी शासन अधिनियम भी कहलाए, फिर आगे जाकर ये भारत शासन अधिनियम के रूप में भी आए थे। तो उसको एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो 1608 में आए थे, तो 1608 से लेकर 1765 तक इन्होंने व्यापार किया। लेकिन उस बीच में इन्होंने धीमे धीमे करके अपने व्यापार को इतना ज्यादा बढ़ा लिया और इतना ज्यादा यहाँ पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रों पर कब्जा करते चले गए। तो आगे जाकर जहां पर अगर बात की जाए तो 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कि वहां की जो रेवेन्यू थी, वहां का जो राजस्व था और वहां की जो दीवानी न्यायालय थी, ठीक है ना, उस पर अधिकार प्राप्त कर लिए थे। कहां पर कर लिए थे? बंगाल। एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी हिस्ट्री में भी काम आने वाला है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो क्षेत्र था जिसको कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने इसको यूनाइटेड बना लिया था उस समय। तो ये उस समय 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी कि वहां के जो राजस्व का अधिकार था, वहां का दीवानी न्यायालय जो था उसके अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और वो समय था बक्सर की जो युद्ध हुआ था 1764 में। सबसे पहला युद्ध तो हुआ था 1757 में, जो कि एक निर्णायक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि निर्णायक यहाँ पर अंग्रेजों का एक वर्चस्व की शुरुआत हो चुकी थी, ये मान सकते थे। ब्रिटिश रूल की शुरुआत के लिए एक रास्ता यहाँ से खुल गया था 1757 की प्लासी की लड़ाई से। प्लासी में इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। उसके बाद में 1765 में फिर एक और युद्ध होता है बंगाल में, जो कि बक्सर का युद्ध कहलाता है। उस बक्सर के युद्ध में इन्होंने बहुत ही बड़ी विजय हासिल की और यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राजस्व यहाँ पर, और राजस्व और दीवानी जो पावर थे वो इनके हाथ में लग गए। उसके बाद में इसके तहत भारत में इन्होंने उसके क्षेत्रीय शक्ति यहाँ पर, यानी कि वहां पे जो रीजनल पावर थी, रीजनल पावर यहाँ पर बढ़ाने लग गए थे। कब? 1765 के बाद। तो इस ईयर को जरूर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1765 में ही यहाँ से दीवानी और राजस्व के जो पावर थे वो यहाँ पर मिल गए थे। फिर धीमे धीमे करके इन्होंने वहां के जो क्षेत्रीय, वहां पे जो क्षेत्र था, वहां पे जो रीजनल एरिया था, वहां पर अपना पावर यहाँ पर बढ़ाना चालू कर दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद में फिर एक और दौर आता है 1765 के बाद में 1858 का, क्योंकि 1765 से लेके 1853 तक जो अधिनियम बने, वो अधिनियम जो कहलाए थे वो कंपनी अधिनियम के रूप में जाने गए। यानी कि इसके बीच में 1765 के बाद में जो भी अधिनियम बने, ठीक है ना, 1765 के बाद के जो अधिनियम कहलाए, वो अधिनियम कहलाए थे कंपनी के अधिनियम, कंपनी लॉ। उनको कंपनी लॉ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जब कंपनी का शासन यहाँ पे खत्म होता है, जो कि 1857 की का जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो कि एक क्रांति हुई थी, जिसमें कि भारत के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, भारत के रजवाड़ों ने, भारत के किसानों ने और भारत के अन्य जो यहाँ पर लोग रहते थे, उन्होंने जब विद्रोह किया, उस विद्रोह को कहा गया 1857 का विद्रोह, या फिर 1857 की क्रांति कहा गया। उस क्रांति को जब दबा दिया गया, तो दबाने पर यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था, उस क्राउन ने यहाँ पर क्या इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। उसके बाद में जो अधिनियम आए थे, वो अधिनियम कहलाए थे ब्रिटिश क्राउन रूल। तो ये थे 1858 के बाद के। 1858 के बाद की जो कहलाए, वो कहलाए थे सिपाही विद्रोह का परिणाम, यानी कि जो सिपाहियों में, क्योंकि उस समय में सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था वो सिपाही, जो कि ब्रिटिश कंपनी के अंडर में जो भारतीय सिपाही थे, उनमें जो विद्रोह फैला, उस विद्रोह का जो परिणाम था, वो परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक नया ब्रिटिश क्राउन, यानी कि पहले यहाँ पर कंपनी का क्राउन था, कंपनी के बाद में फिर ब्रिटिश राज का यहाँ पर शासन हुआ। अपने रूल, अपने अंडर में यहाँ पर भारत को
ले लिया था, यानी कि ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया था। तो ये शासन जो था ये 1858 से लेकर कब तक चला, ये क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन शासन कहलाया, ब्रिटिश राज का शासन कहलाया। ये कब तक चला, ये चला था 1858 से लेकर 1947 तक। जब भारत आजाद हुआ तब तक का जो शासन कहलाया वो ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन का रूल यहाँ पर चला। तो ये थी पूरी की पूरी प्रक्रिया के किस तरीके से यहाँ पर जो अधिनियम इम्पोज किए गए जो कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर धीमे धीमे कर ये एक संवैधानिक विकास का चरण के रूप में इसको जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे संवैधानिक जो विकास हुआ वो विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर स्वतंत्रता मिलने के साथ ही साथ भारत के लिए एक संविधान की भी आवश्यकता महसूस हुई। तो यहाँ पर उसके बाद में यानी कि 1947 से पहले 1947 में एक 1946 में एक संविधान सभा का भी गठन किया गया। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर संविधान को पूरी तरीके से लिखा गया और संविधान बनाया गया, जिससे कि भारत में इस संविधान के तहत पूरी व्यवस्था की जा सके। तो वो संविधान 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर अस्तित्व में आया था, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत ने अपनाया। यानी कि अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पारित किया जाता है, लेकिन लागू करने का जो समय था वो 26 जनवरी 1950 का था। तो हर वर्ष 26 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर संविधान और राज्य व्यवस्था में अनेक विशेषताएं जो कि ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण की गई थी। यानी कि संविधान जब बना था तो संविधान में उस समय जो ब्रिटिश रूल की जो परंपराएं थी, उस समय जो अधिनियम लाए गए थे, उस अधिनियम को यहाँ पर भारतीय संविधान ने ब्रिटिश शासन से भी ग्रहण की थी, यानी ब्रिटिश रूल से भी ग्रहण की थी। यानी कि आज के समय में संविधान में बहुत से ऐसे रूल हैं जो कि ब्रिटिश शासन के समय में जो चले गए थे वो भी यहाँ पर अभी चलते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि हम बात करें तो जो भारत में के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, जिसको कि डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स कहा जाता है, तो वो जो है उसमें कई ऐसे अधिनियम है जो कि ब्रिटिश शासन के समय में लागू किए गए थे, उनको यहाँ पर एज इज इट फॉलो किया गया है। कई रूल ऐसे हैं जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन की कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कि यहाँ पर आगे भी संविधान बनाते समय ग्रहण की गई, जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में जो सरकार और प्रशासन की जो विधायक रूप में देखा है वो यहाँ पर तब संविधान बनाया गया तब उसको निर्मित किया गया। इन घटनाओं को हमारे संविधान में संविधान और राजतंत्र पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ा था, जो कि कंपनी शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम के तरह के समय में जो अधिनियम बनाए गए उसका प्रभाव भारत के संविधान में और राजतंत्र पर काफी ज्यादा पड़ा था। तो उनके बारे में हम अगर व्याख्या करें तो उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, जिसको कि मैं आप पहले भी बता चुका हूं। तो दो भाग कौन कौन से थे, एक था कंपनी शासन, एक है कंपनी एक्ट, जिसको कि कंपनी शासन बोला जाता है। कंपनी शासन की बात की जाए तो कंपनी शासन की शुरुआत जो होती है वो 1700 वैसे तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं जो कि इससे पहले की बात, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। और वो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 से लेके 1773 से लेकर 1773 से लेके नहीं, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट और कंपनी एक्ट दोनों ही एक से हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन रेगुलेटिंग एक्ट ना लिखते हुए इसको हम सीधे के सीधे कंपनी एक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट भी वही कहलाते हैं और कंपनी एक्ट भी वही कहलाते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो ये 1773 से लेकर 1858 तक ये जो एक्ट कहलाए वो कंपनी एक्ट कहलाए।
और दूसरा वो भाग था, वो था सम्राट का शासन, यानी कि क्राउन लॉ, ठीक है ना, जिसको कि क्राउन लॉ बुलाया जाता है या फिर क्राउन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में 1858 से लेके जब भारत आजाद हुआ तब तक जो रूल कहलाए वो क्राउन लॉ या फिर सम्राट के शासन के तहत वो अधिनियम बनाए गए थे। तो अब हम एक एक करके वो सारे के सारे अधिनियम की चर्चा, वो सारे लॉज की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये क्लासेस में आज हम जो लेंगे वो 1773 यानी कि कंपनी के शासन या फिर कंपनी लॉ से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो पहला जो लॉ है, ठीक है ना, वो पहला लॉ कौन सा है, वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1973। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल में, जिससे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी और राजस्व के अधिकार जो मिले थे, उसके बाद में इस क्षेत्र में यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लगाया था, जिसको कि आगे जाकर 1765 में यहाँ पर भारत में पहला गवर्नर बना था। वो कौन बना था, वो बना था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जब उसने द्वैत शासन प्रणाली लागू की, यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी लागू की, देन उसके बाद में यहाँ पर कंपनी ने काफी ज्यादा यहाँ पर करप्शन होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा। जो यहाँ के लोकल नुमाइंदे थे जो कि भारत में रहते थे, वो कंपनी को अलग अलग तरीके का लालच देते थे, पैसा देते थे और उनसे अपना काम चलाते थे, जिससे कि कंपनी के अंदर में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन फैल गया था। तो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर जब मालूम पड़ी ब्रिटिश क्राउन को, तब जाकर यहाँ पर कुछ नए यहाँ पर अधिनियम इंपोज किए गए। तो वही अधिनियमों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो उसके बाद में जब 1773 के समय में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को फिर यहाँ से उसका कार्यकाल जब खत्म हुआ 1765 से लेकर 1773 में, जो उसको वापस बुला लिया गया क्योंकि उसमें यहाँ पर करप्शन के चार्ज लगे थे। देन उसके बाद में यहाँ पर जो नया गवर्नर बनकर आता है, वो गवर्नर जो आता है, तब यहाँ पर एक कंपनी ने यहाँ पर कंपनी शासन अधिनियम कहलाया, जो कि ब्रिटिश क्राउन ने वहां से, जो कि ब्रिटिश संसद है वहां से यहाँ पर इंपोज किया था, भारत में लगाया था, जिसको कि 1773 का अधिनियम या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा। तो हम इन्हीं कंपनी के एक्ट के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको हम देखेंगे। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो अधिनियम है, ये बहुत ही ज्यादा क्या था, एक माना जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा बनता है, संवैधानिक महत्व बहुत ज्यादा था इसका। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका संवैधानिक महत्व बहुत ज्यादा था। इसका संवैधानिक महत्व बहुत ही ज्यादा था। क्यों था, क्योंकि कंपनी ने उस समय करप्शन के सीमा से इसको बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसका संवैधानिक महत्व था। क्योंकि 1765 से लेकर 1773 के बीच में कंपनी में काफी ज्यादा करप्शन फैल गया था, जिसमें कि भारत के लोकल लोग कंपनी के जो अफसर थे उनको घूस दिया करते थे, उनको ब्राइब देके उनको अंडर में लेते थे और अपने काम निकालना चालू कर दिए थे। तो उस तरीके से कंपनी का जो रेवेन्यू था, वो रेवेन्यू दिनों दिन कम होता जा रहा था और कंपनी के जो अफसर थे वो मालामाल होते जा रहे थे। तब जाकर 1773 में ब्रिटिश क्राउन ने 1773 में कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर लागू किया, कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट को यहाँ पर इम्पोज किया था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए अगर हम बात करें तो ये जो कार्य थे, इसमें क्या किया था, सबसे पहले पॉइंट तो यहाँ पर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि यहाँ पे भारत में रूल कर रही थी, भारत में स्टार्ट किया था रूल जब एक क्षेत्र में जिसमें कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था, वहां पर जब रूल करना चालू किया तो वहां पर जो करप्शन हुआ, उसका करप्शन को हटाने के लिए वहां पे जो वर्किंग प्रोसीजर थी, जो प्रोसीजर है उसको पूरी तरीके से नियमित करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये पहला कदम उठाया गया। तो ये
पहला कदम था उस समय का, जो कि पहला रूट कहलाता है। पहला कदम यहां पर उठाया गया। तो इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा पहली बार कंपनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहां पर क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। इसी नियम के द्वारा कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे और राजनीतिक कार्य थे उनको यहां पर मान्यता मिली, एवं इसके द्वारा भारत में जो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी इससे। केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां पर रखी गई थी। ठीक है, तो ये शुरुआत है यहाँ पर, जो कि कंपनी ने पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में यहाँ पर कंपनी को मान्यता मिली, और साथ ही साथ भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर जो प्रोसीजर था, उसकी जो नींव थी वो रखी गई। और यहाँ पर शुरुआत उस अधिनियम के तहत यहाँ पर सेंट्रल एक प्रोसीजर थी, उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब हम समझेंगे इसमें इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या क्या थी। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, आप बिल्कुल उसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं क्या कहते हैं ये हम यहाँ पर अब समझेंगे। तो सबसे पहली विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। यानी कि सबसे पहले जब बक्सर की लड़ाई के बाद में जब यहाँ पर पहली संधि होती है 1765 में, तो 1765 में यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जो था पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में जब यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उस समय इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम यहाँ पर बदल जाता है। उसका जो डेजिग्नेशन था, उसकी जो पोस्ट थी, उसको उसका नाम बदल दिया जाता है। तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दिया गया। यानी कि पहले 1765 से लेके 1773 के बीच में जो गवर्नर था, अब 1773 के बाद में वो गवर्नर जनरल बन गया। अब वो क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल का नाम उसको दे दिया गया, जो कि 1765 में यहाँ पर क्योंकि बंगाल ऐसी टेरिटरी थी, यहाँ पे सबसे पहले गवर्नर बना और उसी क्षेत्र पे सबसे पहले कंपनी ने अपना शासन चालू किया था। तो बंगाल का जो था वो गवर्नर कहलाया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ये पहला पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद इसको दे दिया गया। ठीक है ना? उसके साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए एक पूरी काउंसिल, एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया था। और उस कार्यकारी समिति यानी कि उस कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या यहाँ पर 4 रखी गई। ठीक है ना? तो यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन हुआ।
4 सदस्य की कार्यकारी का यहाँ पर गठन हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, क्योंकि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया था, तो एक नया गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट करना था, जो कि गवर्नर ना होते हुए अब वो क्या कहलाएगा, वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी कि पहला जो गवर्नर था इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो कि उस समय गवर्नर था, जो कि क्या कहलाया, वो भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। लेकिन इसी के साथ साथ में जब बंगाल पर उसने पर कब्जा था, उसी के साथ साथ में 2 प्रेसिडेंसियां और थी जो कि उनके अंडर में थी, जो थी मद्रास और मुंबई। ये भी नोट कीजिएगा। तो ये बंगाल का क्या कहलाया, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बन गया था। लेकिन पॉइंट यहां पर नोट करने वाला है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, जो कि पहले गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, और इसी के साथ साथ मद्रास एवं बंबई के जो गवर्नर थे वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। यानी कि यहाँ पर 3 अलग अलग जो उस समय की प्रेसिडेंसियां थी, जिसमें कि मद्रास भी थी, बम्बई भी थी और बंगाल भी थी। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, जो कि सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था, और वहीं पर गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था। लेकिन अन्य जो 2 प्रेसिडेंसियां थी, जिसमें कि मद्रास थी और बंगाल थी, वहां के जो गवर्नर थे वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। यानी कि अब उनको पूरी रिपोर्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को करनी होगी, यानी कि उसके अधीन आ गए थे, उसके अंडर में आ गए थे। कौन कौन से? मद्रास और बंबई के। मद्रास और बंबई। जो कि इस समय मुंबई के नाम से जाना जाती है, वही मुंबई के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। गवर्नर जनरल, सॉरी, गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। लेकिन इससे पहले क्या थी ये? इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं, ये प्रेसिडेंसियां अलग अलग गवर्नर के अधीन थी, अलग अलग थी। लेकिन जैसे ही गवर्नर जनरल इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर ये नियम बना कि एक गवर्नर जनरल रहेगा और उसके अधीन बाकी के लोग, बाकी के जो 2 गवर्नर हैं वो इसको रिपोर्ट करेंगे, इसके अंडर में आएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट इसी के तहत अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट यहाँ पर है 1700, जब इसी में एक और पॉइंट जो कि इसी के तहत बना था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा। 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यहां पर उस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। इसमें क्या थी? इसमें एक जो था वो मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है ना, चीफ जस्टिस था, और 3 यहां पर जो अन्य न्यायाधीश यानी कि उसके उनके अंडर में 3 अन्य भी न्यायाधीश थे यहां पर, ठीक है ना। इनको बोल सकते हैं अदर जस्टिस, अदर चीफ जस्टिस के रूप में इनको रखा गया था। यानी कि टोटल एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था
इस उच्चतम न्यायालय में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में इस न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गए। अच्छा, इसी के तहत कर्मचारियों को, यहां पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट, इसी के तहत कंपनियों के जो कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर ड्यूल गवर्न पॉलिसी लागू की थी, तब कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो अफसर थे, वो खुद का भी व्यापार यहाँ पर कर रहे थे और साथ ही साथ में जो भारत के लोग थे उनसे यहाँ पर गिफ्ट ले लिया करते थे। साथ ही साथ में यहाँ पर भ्रष्टाचार के तहत रिश्वत का भी काम चालू हो गया, यानी कि रिश्वत लेके भी भारतीय लोग यहाँ पर काम निकाल रहे थे। तो उससे क्या ना कि कंपनी का रेवेन्यू में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने लगा था। तो यही रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत कर्मचारियों को यहाँ पर निजी व्यापार और भारतीय लोगों को उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट को यहीं पर नोट कीजिएगा, निजी व्यापार करने और उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। कंपनी के जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, निजी व्यापार बंद हो गया था, निजी व्यापार में प्रतिबंध लग गया था। साथ ही साथ में उपहार, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और रिश्वतखोरी भी यहाँ पर खत्म की थी, रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी रिश्वत नहीं लेगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये अगला पॉइंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था 1773 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना, पहले से यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो कि कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी, जिसके तहत यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी और उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर कंपनी के इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है ना, उसके माध्यम से, ठीक है ना, उसके माध्यम से कंपनी को यहाँ पर एक का जो नियंत्रण था, जो कंट्रोल था, वो यहाँ पर मजबूत हो गया था। और यहाँ पर निगरानी रखने के लिए पूरी ताकत कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसको यहाँ पर पूरा मौका मिल गया था, उस पर नियंत्रण रखा जा सके, उस पर कंट्रोल रखा। तो इससे क्या हुआ? इससे भारत में राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों में की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को देना यहाँ पर आवश्यक कर दिया था। अगला पॉइंट, ठीक है ना, इसी रेगुलेटिंग के तहत यहाँ पर जो भी रेवेन्यू हो रहा था, रेवेन्यू के साथ में वहां पर जो रह रहे नागरिक थे और जो सैन्य के मामले थे, रेवेन्यू के मामले, ठीक है ना, साथ में वहां पे जो भी सिविल मैटर होता था, सिविल मैटर, और साथ में जो वहां पर मिलिट्री मैटर होता था, यानी कि सैन्य जो भी मैटर होते थे, मामले होते थे, वो मामले सीधे वो सारे के सारे मामले अब ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1764 के बाद में जब भारत पर रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल गवर्न पॉलिसी लगाई थी, उसके बाद में जब भारत के अंदर में जो ब्रिटिश
अफसर थे उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलाया, उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने जो गिफ्ट लिया, साथ ही साथ में भारत में रहने वाले नागरिकों ने अपने काम निकालने के लिए जो रिश्वत देने लग गए थे, उससे कहीं ना कहीं राजस्व में और अन्य मामलों में काफी ज्यादा फर्क ब्रिटिश सरकार को देखने को मिला था। तो इस कारण से यहाँ पर ये रेगुलेटिंग एक्ट दिया गया था, जिसको कहलाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। तो ये सारे पॉइंट मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे, यही पॉइंट सारे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है, कंप्लीट कर दिया है मैंने यहाँ पे 1773 का। अब अगली क्लास में हम, क्योंकि एक एक क्लास में मैं एक एक जो अधिनियम है उसकी क्लास में कंप्लीट करूंगा, तो आज की क्लास मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है, और उससे पहले का जो इतिहास है, किस तरीके से शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन की, और कैसे यहाँ पर दो तरीके के अधिनियम आपको देखने को मिलते हैं जो कि भारत की राज व्यवस्था में काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अगली क्लास में हम अगले रेगुलेटिंग एक्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 1781, उसके बाद में 1786 और 1784 और 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार मेरी इस चैनल पे आए हैं। साथ ही साथ में अभियान एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको सब्सक्राइब करना है, जिसमें कि मैं लगातार एमसीक्यू सीरीज लेता हूं, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि आप एमसीक्यू रिवाइज कर पाएंगे थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड।